चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेंसरिया। ये रहा इसका सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, फॉर्म्स ऑफ मेंसरिया, डिस्टिंक्शन बिटवीन रेकलेसनेस एंड नेग्लिजेंस, डिग्री ऑफ मेंसरिया, डॉक्ट्रिन्स रिलेटेड टू मेंसरिया, एक्सेप्शन, केस लॉ एंड कंक्लूजन। ठीक है, देखिए, एक क्राइम होता है, उसके दो इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। एक होता है मेंस रिया और एक होता है एक्टस रियस। ठीक है, जब तक ये दोनों एलिमेंट साथ में ना आ जाए हम बोलेंगे कि क्राइम नहीं हुआ है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ए ने बी को शूट किया गन से। कहाँ पर किया? सर के माथे पर। ठीक है, हेड पर। और जब इसने शूट किया तो ये चाहता था कि बी मर जाए। ठीक है, ए ने बी को बंदूक से सर के बीच में गोली मारी। और जब ए ने ये गोली मारी तब ए चाहता था कि बी मर जाए और बी की एक्चुअली डेथ भी हो गई। ठीक है, इसमें ये जो डेथ हुई है इसे हम बोलेंगे एक्टस रियस। और जो ये डिजायर थी टू किल, ये था मेंस रिया। ठीक है, मैंने क्या बोला? एक क्राइम तभी कंप्लीट होगा जब एक्टस रियस प्लस मेंस रिया दोनों होंगे। ये जनरल रूल है। दिस इज अ जनरल रूल। मतलब कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर मेंस रिया की जरूरत नहीं होती। अब मेंस रिया हमने बताया मर्डर के केस में, यहाँ पर क्या है, जैसे इसने इसको मार डाला बंदूक से सर के बीच में गोली मारकर। तो यहाँ जो डिजायर थी ना उसको मारने की, ये मेंस रिया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा इलाबोरेट करते हैं, चीज़ें और क्लियर होगी धीरे धीरे। देखिए, मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। ठीक है, गिल्टी माइंड। जैसे यहाँ गिल्टी माइंड है, यहाँ ये मानना चाह रहा था, इसकी डिजायर थी बी को मानने की, तो ये बोलेंगे कि यहाँ पर मेंसरिया है। ठीक है, तो मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। इसे हम बोलते हैं कल्पेबल मेंटल स्टेट। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा इंटेंशन, नॉलेज, इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस। ठीक है, देखिए, मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड मतलब जब आप कोई कृत्य कर रहे हो, कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, तब जो आपकी मानसिक दशा है वो अगर गिल्टी है तो हम बोलेंगे कि आपने मेंसरिया के साथ क्राइम किया है। ठीक है, इसको और इलाबोरेट करते हैं, हम थोड़ा रुकिए। अब मेंस एरिया में चार चीज़ें आती है। एक आता है इंटेंशन, एक होता है नॉलेज, एक होता है रेकलेसनेस, एक होता है नेग्लिजेंस। अब ये चारों में क्या डिफरेंस है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए कि एक क्राइम में दो एलिमेंट होते हैं। एक होता है एक्टस रियस, एक होता है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड के अंदर चार चीज़ें आती है। या तो इंटेंशन हो सकता है, या तो नॉलेज हो सकता है, या तो रेकलेसनेस हो सकता है, या तो नेग्लिजेंस होता है। अब ये जो एग्जांपल हमने देखा कि ए ने बी को मारा, काय से मारा? बंदूक शूट करी, सर के बीचों बीच यहां पर मारी। ठीक है, अच्छा, तो ये जो ये एक्ट है इसको हम बोलेंगे कंडक्ट। बंदूक का सर पर गोली, बंदूक रख कर सर पर गोली चलाना, इसको बोलते हैं कंडक्ट। इट इज द कंडक्ट ऑफ ए। इस कंडक्ट की वजह से रिजल्ट आया डेथ, इसे हम बोलेंगे एक्टस रियस। ऐसे इसको भी एक्टस रियस बोल सकते हैं। दोनों को कंडक्ट और जो कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, दोनों को एक्टस रियस बोल देते हैं। चलिए अपन, ठीक है, ये भी एक्टस रियस है, ये भी एक्टस रियस है। तो ये जो क्राइम हुआ है मर्डर का, यहाँ पर मर्डर हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्टस रियस क्या है? एक टच रेस, एक तो ये है कि जो शूटिंग हुई है ये है, और डेथ हुई है ये है।
ठीक है। और यहाँ पर मेंस रिया क्या है? मेंस रिया है डिजायर टू किल। ठीक है। तो मेंस रिया बेसिकली उस मेंटल स्टेट को बोलते हैं जिसमें एक्यूज्ड रहता है जब वो क्राइम कमिट करता है। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए गया बी के घर में। ठीक है। बी के घर में गया और इसका फोन उठाकर घर ले आया। ए गया बी के घर में और इसका मोबाइल फोन उठाकर अपने पास ले आया। अच्छा, अब यहाँ पर दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, ए को पता था कि ये फोन बी का है और फिर भी ये ले आया, तो बोलेंगे थेफ्ट हो गई, नॉलेज। ठीक है। ए बी के घर में गया, बी का फोन उठाकर आ गया बिना बी की परमिशन के, ये हो गई चोरी। ए को पता था कि ये फोन उसका नहीं है, ये फोन बी का है, फिर भी वो फोन लेकर आ गया, ये हो गया चोरी। दूसरी केस, ए गया बी के घर में और उसका फोन उठा के आ गया बिना परमिशन के, बट इस बार जो ए का फोन और बी का फोन है ना, दोनों आईफोन है, दोनों का आईफोन 15 है, वो भी ब्लैक कलर का। ठीक है। तो ए को लगा कि जो वो फोन उठा के लाया वो खुद का है, गलती से उठा के ले आया वो, ये थेफ्ट नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में एक्टा सीरियस तो हो रहा है, एक्टा सीरियस तो हो रहा है। क्या है एक्टा सीरियस? एक्ट ऑफ टेकिंग मोबाइल फोन विदाउट परमिशन। दोनों केस में ए ने बी का फोन बिना उसकी परमिशन के ले लिया और उसके घर से चला गया, दोनों केस में। बट जो ये पहला वाला केस है, यहाँ पर फर्स्ट केस है जो, इसमें मेंसरिया भी है। कैसे है मेंसरिया? ए को पता था कि ये बी का फोन है, फिर भी उसने चुराया, फिर भी उसने ले लिया और वो उसके घर ले गया बिना उसको बताए। दूसरे केस में वो गलती से उठा के ले गया, नो मेंसरिया। ठीक है। तो जो दूसरा केस है, दूसरे केस में क्योंकि मेंसरिया नहीं है तो नो क्राइम। समझे? तो मेंसरिया का होना या ना होना डिसाइड करेगा कि क्राइम हुआ है कि नहीं। यदि आप कोई भी एक्ट करते हो जो कि लॉ प्रोहिबिट करता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने किसी की चीज बिना परमिशन के उठाकर आप अपने पास ले आए, फिर भी आप बच जाओगे अगर आपका मेंस रिया नहीं है तो। देखिए, एक्टा सीरियस तो है, एक्टा सीरियस तो यहाँ पर दोनों जगह पर है। आपने बिना परमिशन के उसका फोन उठा लिया, ये हो गया एक्टा सीरियस। पहले केस में भी है, दूसरे केस में भी है। बट दूसरे केस में आप गलती से उठा के लाए, आपको लगा कि आप खुद का फोन लेकर आ रहे हो, जबकि पहले केस में आपको पता था कि वो सामने वाले का फोन है, फिर भी आपने उठाया। तो पहले केस में एक्टर सीरियस भी है, मेन सीरिया भी है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है क्राइम। और यहां पर हम जिस क्राइम की बात कर रहे हैं वो है थेफ्ट। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने 3 पॉइंट समझे हैं। देखिए, हम इसको वो करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या समझा? मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, पहली बात। ठीक है। गिल्टी माइंड क्या होता है? गिल्टी माइंड बेसिकली कल्पेबल मेंटल स्टेट। जो भी, जब भी कोई आदमी क्राइम करता है उस समय उसकी जो मानसिक दशा होती है उसी को हम मेंटल स्टेट बोलते हैं या कल्पेबल मेंटल स्टेट बोलते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? ये दूसरा पॉइंट, मेंसरिया में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है। फिर एग्जाम्पल आपको ये वाला याद रखना है, फोन वाला, कि आप फोन उठा के ले आए, एक बार आपको पता था कि वो सामने वाले का फोन है, दूसरी बार आप गलती से उठा के ले आए। ठीक है। 3 चीज हो गई। चौथी चीज ये है कि क्राइम तभी कंप्लीट होगा जब एक्टर सीरियस और मेन सीरिया साथ में हो। ये जनरल रूल है, मतलब इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां पर मेन सीरिया रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो वीडियो में हम आगे समझेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं नोट्स पर, और फिर हम ये अब इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो मेंटल, जो एक्ट, जो मेंसरिया है, अलग अलग टाइप की मेंसरिया है। एक होता है नॉलेज, एक होता है इंटेंशन, एक होता है रेकलेसनेस, एक होता है नेग्लिजेंस। ठीक है।
इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम। चलिए, तो मेंसरिया इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर मेंसरिया ही नहीं होगा, नो मेंसरिया नो क्राइम। ठीक है, ये है जनरल रूल, जीआर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इट रेफर टू मेंटल एलिमेंट और गिल्टी इंटेंशन बिहाइंड द कमीशन ऑफ एक्ट। ठीक है, हमने पढ़ा है मेंटल एलिमेंट। देखिए, क्राइम के दो एलिमेंट होते हैं, ये बात हमने पहले भी पढ़ ली, वापस से बता रहा हूँ मैं। एक होता है मेंटल और एक होता है फिजिकल। फिजिकल एलिमेंट को हम बोलते हैं एक्टसरियस, मेंटल एलिमेंट को हम बोलते हैं मेंसरिया। फिजिकल एलिमेंट वही, आपने किस चीज से किसी को मारा और उससे उसका क्या हुआ, दोनों आ जाएगा एक्टसरियस में। मेंटल स्टेट मेंसरिया मतलब जब आप किसी को बंदूक मार रहे थे जिससे सामने वाले की डेथ हो गई, उस टाइम आपके मन में क्या चल रहा था, क्यों मारी आपने, यह इंक्लूड होगा मेंसरिया में। ठीक है, देखो जनरल रूल यही है जो मैंने पहले बताया कि अगर मेंसरिया नहीं होगा तो क्राइम भी नहीं होगा। ठीक है, यही रूल को इलाबोरेट लाइक इसी रूल को डिस्क्राइब करता है ये मैक्सिम, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, मतलब एक्ट अपने आप में गिल्टी नहीं कराएगा किसी भी पर्सन को जब तक उसका माइंड भी गिल्टी ना हो। ठीक है, मेंसरिया का मतलब गिल्टी माइंड पहले ही पढ़ चुके हैं हम, इट इज अ मेंटल स्टेट इंडिकेटिंग कल्पेबिलिटी। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंटेंशनल एक्ट। वापस से एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि मेंसरिया में कैसे एक्सीडेंट और इंटेंशनल एक्ट डिस्टिंग्विश होते हैं। देखिए, पहली बात, मैंने बंदूक उठाई, एक आदमी के सर के बीच में रखी, बंदूक चला दी। जब मैंने बंदूक चलाई तब मैं होश में था, मैंने कोई भी शराब नहीं पी रखी थी, कोई भी ड्रग नहीं कर रखा था, मैं पागल भी नहीं था उस स्टेट में। मैं सामने वाले को मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसके सर पे यहाँ पर बंदूक रखी और मार दी। ये बोलेंगे कि ये इंटेंशनल एक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, मैं एक जंगल में शिकार कर रहा हूँ और रात की 12 बजे। ठीक है, अंधेरा हो रहा है बीच जंगल में, वहां पर कोई इंसान होता ही नहीं है जनरली। मुझे अचानक से झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आई, मैं समझा कोई जानवर है, मैंने बंदूक चला दी। पता चला झाड़ियों के पीछे एक इंसान था, उसकी डेथ हो गई। यहाँ पर मेंसरिया नहीं है, ये एक्सीडेंटल है। ठीक है, शॉट एनिमल बिहाइंड बुश इन फॉरेस्ट, पता चला कि आदमी था वहां पर। ठीक है, मैन। चलिए, ये वाला एग्जाम्पल भी, ए ने बी का बैग उठा लिया, घर ले गया, बाद में पता चला कि वो बैग तो उसका था ही नहीं। अब दिखने में सेम था, कलर भी सेम था, कंपनी भी सेम थी, बट यहाँ पर अगर मेंसरिया नहीं है तो चोरी भी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है ये अभी आप समझ में आ जाएगा, अभी पूरी वीडियो पढ़ेंगे, देखेंगे हम, वीडियो पूरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी मत पढ़िए इसको आप, वीडियो के एंड में देखना। चलिए, अब हम आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ मेंसरिया में। ठीक है, उसके पहले एक बार समराइज कर लेते हैं। मेंसरिया एसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का, अगर मेंसरिया नहीं होगा तो क्राइम भी नहीं होगा। ठीक है, मेंसरिया मतलब गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड, कौन सा गिल्टी माइंड, जब भी कोई आदमी क्राइम कमिट करता है, जैसे कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी की चीज़ बिना परमिशन के ले जा रहा है, उस समय उसके मन में क्या चल रहा है, उस समय उसके मन मानसिक स्थिति क्या है, उसी को हम मेंसरिया बोलते हैं। ठीक है, मेंसरिया में चार चीज़ें आती है, एक आता है इंटेंशन, एक होता है नॉलेज, एक होता है रेकलेसनेस और एक होता है नेग्लिजेंस। अब हम इन चारों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, इंटेंशन का मतलब होता है जब आप किसी आउटकम को डिजायर करो, डिजायर एन आउटकम, और जब आप वो डिजायर कर रहे हो तब आप कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से कर रहे हो। इंटेंशन इक्वल्स टू डिजायरिंग एन आउटकम विद ए कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। इसका मतलब आप कुछ चाह रहे हो, आप कुछ डिजायर कर रहे हो, और जिस समय आप वो चाह रहे हो, डिजायर कर रहे हो, उस समय आपका माइंड कॉन्शियस है। माइंड कॉन्शियस है मतलब आपका दिमाग ठीक ठाक काम कर रहा है,
उसको सही और गलत का डिफरेंस पता है। वो आप पागल नहीं हो, आप नशे में नहीं हो, आप किसी भी ड्रग के इन्फ्लुएंस में नहीं हो, ठीक है? तो बोलेंगे आपको कोई भी बीमारी नहीं है साइकोलॉजिकल। ऐसी मेंटल स्टेट में जब आपका दिमाग ठीक-ठाक काम कर रहा है, आप अगर कोई चीज़ को डिज़ायर कर रहे हो, एक आउटकम को डिज़ायर कर रहे हो, एक रिज़ल्ट को डिज़ायर कर रहे हो, तो बोलेंगे कि आप एक इंटेंशन फॉर्म कर रहे हो। समझते हैं? एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, थोड़ा हेवी हो गया होगा। हुँ, आप चाहते हो कि ए की डेथ हो जाए और जिस समय आप ये चाह रहे हो, आपका दिमाग ठीक-ठाक काम कर रहा है और ये चाहने के बाद, ये डिज़ायर करने के बाद आपने किसी को बंदूक मार दी, जिससे उसकी डेथ हो गई। तो बोला जाएगा आपने इंटेंशन के साथ सामने वाले को मारा है। आप सामने वाले को मारना चाहते थे, आपकी वो डिज़ायर थी। जब आपकी डिज़ायर थी तब आपका दिमाग भी ठीक-ठाक काम कर रहा था, आप नशे में नहीं थे और वो डिज़ायर को पूरा करने के लिए जब आपने बंदूक चला के सामने वाले को मार दिया, बोलेंगे आपने सामने वाले को इंटेंशन के साथ मारा है। ठीक है? वापस से देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। A desires to kill B, ठीक है? और ये जब डिज़ायर कर रहा है तब इसका माइंड कॉन्शियस है। कॉन्शियस माइंड shoots with gun in head. ए बी को मारना चाहता है। ए चाहता है कि बी की डेथ हो जाए और ये डिज़ायर को पूरी करने के लिए वो बंदूक मार देता है बी के सर के बीच में, जिसके कारण बी की डेथ हो जाती है। तो जब डिज़ायर कर रहा है, जब ये इच्छा कर रहा है और जब ये कॉन्शियस माइंड के साथ इच्छा कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसने इंटेंशन बना ली है। और जैसे ही ये इंटेंशन को पूरा करने के लिए बंदूक शूट करता है और बी की डेथ हो जाती है, तो एक क्राइम कंप्लीट हो जाता है। बोला जाएगा ए ने बी को इंटेंशन के साथ मर्डर किया है या मारा है। ठीक है? बी की डेथ हो जाती है। तो इंटेंशन के लिए बेसिकली ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, डिज़ायर प्लस कॉन्शियस माइंड। ठीक है? जब आप कोई आउटकम को डिज़ायर कर रहे हो और कॉन्शियस माइंड से डिज़ायर कर रहे हो, तो आप हम बोलेंगे कि आप इंटेंशन के साथ कुछ एक्ट कर रहे हो। आपने इंटेंशन बना ली। अब इंटेंशन पूरी करने के लिए आपने एक्ट भी कर दिया है यहाँ पर तो। ठीक है? वापस से इस एग्ज़ाम्पल को देखिए आप। ये बहुत ज़रूरी है इंटेंशन को समझना, अगर आपको क्रिमिनल लॉ समझना है तो। आप चाहते हो कि बी की डेथ हो जाए और आप जब चाह रहे हो आपका दिमाग ठीक-ठाक काम कर रहा है। ये हो गई इंटेंशन। इंटेंशन बनने के बाद आपने सामने वाले को सर पर मार दिया, बंदूक से गोली मार दी यहाँ पर और सामने वाले की डेथ हो गई, तो बोलेंगे एक्ट सीरियस हो चुका है। ठीक है? तो ये जो क्राइम बन गया, ये हो गया मेंसरिया। मेंसरिया मतलब यहाँ मेंसरिया में इंटेंशन हुआ, ये हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं। आप चाह रहे हो कि सामने वाले की डेथ हो जाए और सामने वाले की डेथ हो गई। तो मेंसरिया भी कंप्लीट हो गया, इंटेंशन वाला मेंसरिया और एक्टस रियस भी कंप्लीट हो गया। ठीक है? बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखिए आप और ये एग्जांपल याद रखिए। अपना आप लिख देंगे आप इसमें इंटेंशन में क्या होता है। अ पर्सन इज सेड टू फॉर्म एन इंटेंशन व्हेन ही डिजायर्स एन आउटकम विद अ कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। ये होती है डेफिनेशन इंटेंशन की। फिर आप एग्जांपल लिख देना कि ए बी को मारना चाहता है और मार देता है, तो हम बोलेंगे कि ए ने बी को इंटेंशन के साथ मारा है। देखिए, एक एग्जांपल ये दूसरा वाला जो हमने एक्सीडेंट वाला पढ़ा था कि मैं गया जंगल में, मैं शूट कर रहा था, मुझे लगा कोई जानवर है, रात की अंधेरा था, पेड़ों के पीछे से आवाज़ आई, अपने आप मुझे डर लगा, मैं समझा कोई बड़ा जानवर होगा मुझे मार डालेगा। मैंने बंदूक चलाई, सामने वाला आदमी कोई था, वो मर गया। ये इंटेंशनल नहीं था, वो एक्सीडेंटल था। तो एक्ट या तो इंटेंशनल हो सकता है या एक्सीडेंटल हो सकता है। आप अगर किसी को मारना चाहते हो और मार डालो, तो हम बोलेंगे कि आपने इंटेंशनली मारा है।
आप किसी को मारना नहीं चाहते थे, वो गलती से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, हम बोलेंगे कि आपने एक्सीडेंटल डेथ कॉज की है। अगर आप इंटेंशन से मारोगे तो वो हो जाएगा मर्डर का क्राइम। अगर आपने एक्सीडेंटली मार दिया तो वो मर्डर नहीं कहलाएगा, पर फिर आप बच जाओगे मोस्ट लाइकली। तो अगर आपने रीजनेबल केयर करी होगी, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी ही नहीं आएगी। हम इसके बारे में अभी एक्सीडेंट का एक डिफेंस होता है क्रिमिनल लॉ में, वो भी अभी पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में। चलिए, तो हमने पढ़ा इंटेंशन के लिए दो एलिमेंट होते हैं, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आपका एक्ट वॉलेंटरीली होना चाहिए, डिलिबरेटली होना चाहिए। वॉलेंटरीली मतलब आप चाह रहे हो कुछ हो, और दूसरा आपके कंट्रोल में है आपकी बॉडी, आप जो भी कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप किसी के ऊपर बंदूक चलाओ ताकि उसकी डेथ हो जाए, और आप बंदूक चला दो, बोलेंगे आपने कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड के साथ एक्ट किया है। और आप आउटकम भी डिजायर कर रहे हो, ये पढ़ लिया आपने, ठीक है, कुछ भी खास नहीं है, ये दो पॉइंट याद रखना है बस। A shoots B with the aim of killing him, clear intention. A shoots B in the chest to kill him, death is desired, intention present। कुछ भी समझाने लायक नहीं है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं, और इस एग्जाम्पल के बाद हम नॉलेज, और इसी एग्जाम्पल से हम नॉलेज भी समझेंगे, इंटेंशन भी समझेंगे, और रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस भी समझेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अब थोड़ी टेक्निकलिटीज आएगी। देखिए, आपने एक घर में आग लगा दी, ठीक है, आपको पता है घर में लोग सो रहे हैं, रात का टाइम है, मान लीजिए एक घर है, 5 फ्लोर का घर है, ठीक है, 1 2 3 4, ये 5वीं फ्लोर, यहाँ पर सो रहे हैं लोग। ये 4 लोग सो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक मेन गेट है। आपने क्या, आप आपको, आप इन सब से नफरत करते हो, आपने क्या करा, आपने लगा दी इस घर में आग, ठीक है। आपने घर में आग लगा दी, आपको पता है कि अंदर लोग हैं, आप चाहते हो कि ये लोग जलकर मर जाए, और लोग जलकर मर जाते हैं आग लगने के बाद, तो बोला जाएगा आपने इंटेंशन के साथ आग लगाई और आप मर्डर के लिए लायबल हो गए, ठीक है। ये हो गया इंटेंशन का एग्जांपल। आपने आग लगाई, आपको पता है घर में लोग हैं, और आप चाहते हो कि ये आग से लोग मर जाए, और लोग मर गए, बोलेंगे आपने इंटेंशन के साथ क्राइम करा है, मर्डर का, ठीक है। ये हो गया इंटेंशन। दूसरी चीज, इसी एग्जांपल में नॉलेज, आपने घर लगाया, घर में आग लगाई, आपको पता है कि घर में 4 लोग ऊपर हैं, बट आप उनको मारना नहीं चाहते हो, समझिए। पहले केस में आप मारना चाह रहे थे, इसलिए आपने घर में आग लगाई। दूसरे केस में आप घर में आग लगाना चाह रहे थे, आपको पता भी है कि 4 लोग ऊपर वाली फ्लोर पे है, बट आप उनको मारना नहीं चाह रहे हो। बट आपको ये बात पता है कि ये आग से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये लोग मर जाएंगे, फिर भी आपने आग लगा दी, बोलेंगे कि आपने जो क्राइम करा है वो नॉलेज के साथ करा है कि सामने वालों लोगों की डेथ हो सकती है, ठीक है। इंटेंशन में आपने आग लगाई, आपको पता था कि लोग हैं, और आप चाहते थे कि वो लोग जलकर मर जाए। नॉलेज में आपने आग लगाई, आपको पता है कि घर में लोग हैं, बट आप चाहते नहीं कि वो मर जाए, आपकी ये डिजायर नहीं थी कि उनकी डेथ हो जाए, आप बस घर जलाना चाहते थे उनका, ठीक है, आप उनको मारना नहीं चाहते थे। लेकिन आपको ये बात पता थी कि ये लोग मर सकते हैं और मरने की पॉसिबिलिटी बहुत है। तो अगर ये होता है तो हम बोलेंगे कि आपको नॉलेज था, और आपने जो भी क्राइम अभी किया है, घर में आग लगाकर लोगों को जलाने का जिससे उनकी डेथ हो गई, तो हम बोलेंगे कि आपको नॉलेज था कि इनकी डेथ हो जाएगी। पहले वाले केस में हम बोलेंगे कि आपकी इंटेंशन थी कि इनकी डेथ हो जाए। दूसरे वाले केस में हम बोलेंगे कि आपका नॉलेज था कि इनकी डेथ हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब पहले और दूसरे वाले केस में क्या फ़र्क है? पहला इंटेंशन है और दूसरा नॉलेज है, ठीक है। तो हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ मैं, अलग अलग फैक्ट पर डिपेंड करेगा और जज डिसाइड करेगा। अब मान लीजिए सेम फैक्ट है, आपने इंटेंशन के साथ किसी को मारा, हो सकता है आपको डेथ पेनल्टी मिल जाए या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाए, ठीक है। आपने नॉलेज के साथ मारा,
तो हो सकता है कि आपको 20 साल मिले या थोड़ी इतनी सज़ा। तो ये डिफ़रेंस पनिशमेंट में आ जाता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि इंटेंशन में डिफ़रेंस क्या है, नॉलेज में क्या है, रेकलेसनेस में क्या है और नेग्लिजेंस में क्या है। एक और बात, ये भी मेंसरिया कहलाएगा, ये भी मेंसरिया। आप अगर किसी को चाहते थे, आप चाहते थे घर में लोग जो सो रहे हैं वो जलकर मर जाए, वो भी मेंसरिया है। आपको पता था कि लोग मर सकते हैं, फिर भी आपने आग लगा दी, ये भी मेंसरिया। दोनों मेंसरिया, बस दोनों की फॉर्म अलग है, एक इंटेंशन का है, एक नॉलेज का है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे एग्जाम्पल में। आप हो ये वाली फ्लोर पे, ठीक है, यहाँ पर आप चक्री जला रहे हो, ठीक है, चक्री वो आती ना, या अनार, पटाखे फोड़ लो बेसिकली। उसकी वजह से घर ने आग पकड़ ली, आप तो यहाँ से भाग गए, ये लोग जलकर मर गए। ये होता है रेकलेसनेस। ठीक है, आपने घर के अंदर, हॉल के अंदर पटाखे फोड़े, आप मारना नहीं चाहते थे उनको, आपको ये भी नहीं पता है कि इनकी डेथ हो जाएगी। समझिए, पहले वाले केस में आप मानना चाहते थे, दूसरे वाले केस में आपको पता था कि इनकी डेथ हो सकती है, तीसरे वाले केस में आप मानना भी नहीं चाहते हो और आपको पता भी नहीं कि इनकी डेथ हो जाएगी। बट तीसरे वाले केस में आप है ना एक डेंजरस काम कर रहे हो। ठीक है, तीसरे वाले केस में आप एक डेंजरस काम कर रहे हो, आपको ये पता है कि ये डेंजरस काम है। ठीक है, आप रिस्क ले रहे हो, और रिस्क ले रहे हो जो कि आपको पता है कि रिस्क है, फिर भी आप रिस्क ले रहे हो। तो ये अगर होता है, डेथ होती है, तो हम बोलेंगे रेकलेसनेस से डेथ हुई है। हो सकता है यहाँ पर आपको कम सजा मिले, 5 साल या 10 साल। ठीक है, देखिए, समझने की कोशिश करिए, तीनों तीनों केस में डेथ हो रही है लोगों की। जब आप इंटेंशन से किसी को मार रहे हो तो आपको मैक्सिमम सजा मिलेगी, सबसे सीरियस होता है ये। अगर आप नॉलेज के साथ मार रहे हो, नॉलेज के साथ मार रहे हो मतलब कि आपको नॉलेज है कि इनकी डेथ हो सकती है, फिर भी आपने वो एक्ट कर दिया, तो थोड़ी कम सजा मिलेगी। रेकलेसनेस, आपका नॉलेज नहीं है, मतलब रेकलेसनेस में मतलब आपको पता है कि रिस्क है, फिर भी आप रिस्क ले रहे हो, ये हो गया रेकलेसनेस। रेकलेसनेस का एग्जांपल ये है कि घर में पटाखे जला रहे हो आप। ठीक है, चौथा होता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस, आप ये वाली फ्लोर पे हो, आपने खाना बनाया, या दूध आप उबाल रहे थे और स्टोव बंद करना भूल गए, घर से निकल गए। ठीक है, घर में आग लग गई, ये 4 लोग मर के जल गए, बोला जाएगा आपने नेग्लिजेंस किया है। ठीक है, यहाँ हो सकता है आपको और कम सज़ा मिले। रेकलेसनेस में अगर आपको 10 से 5 साल की मिल रही है, तो नेग्लिजेंस में 2-3 साल की मिले। डिपेंड करेगा केस टू केस, कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये चारों चीज़ें जब भी अलग अलग, अब ये चारों को मेंसरिया बोलेंगे हम। ठीक है, चारों मेंसरिया है ये। अगर ये होगा, अगर ये मेंसरिया है, क्राइम करते वक्त सबसे ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा, ये वाला है थोड़ा कम मिलेगा, ये वाला मेंसरिया है, क्राइम करते वक्त थोड़ा और कम मिलेगा, और इसमें सबसे कम मिलेगा। ठीक है, वापस से, आप लोगों को जलाना चाहते थे, आपने घर में आग लगा दी, लोग जलकर मर गए, इंटेंशन। आपने घर में आग लगाई, आपको पता था लोग घर में हैं, लेकिन आप लोगों को मारना नहीं चाहते थे, नॉलेज। आप घर में पटाखे फोड़ रहे हो, आप लोगों को मारना नहीं चाहते हो, आप घर में आग भी नहीं लगाना चाहते हो, बट आप घर में पटाखे फोड़ रहे हो और आपको पता है कि इससे आग लग सकती है, आग लग गई, लोग मर गए, रेकलेसनेस। नेग्लिजेंस, आपको कुछ नहीं पता, आप ने दूध नीचे वाली फ्लोर में गर्म कर रहे थे, बट दूध बंद करना भूल गए, जिससे आग लग गई, नेग्लिजेंस, और लोग मर गए। ठीक है, अच्छा, चौथे वाले केस में आपने क्या करा कि आपने ब्रीच ऑफ रीजनेबल केयर कर दिया। आपकी ड्यूटी थी कि आप केयरफुली कुछ काम करो, और आपने वो केयरफुली नहीं करा, उसकी वजह से फायर लग गई और लोग मर गए। रेकलेसनेस में आप कुछ रेकलेस चीज कर ही रहे थे, आप रिस्क ले रहे थे पता होने के बाद भी। नॉलेज में तो आपने बहुत हेवी काम कर दिया, और आपको पता था, पता मतलब आपको ये था, अनुमान था कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी की डेथ हो जाएगी सामने वाले की। और जो इंटेंशन है उसमें तो पूरा क्लियर है, उसमें तो आप चाहते ही हो कि वो डेथ हो जाए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल, अच्छा ये जो मैंने बताया इसको एक बार और सुन लेना, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा, लाइक इससे ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी आपको। आप देखना एक दो बार ये वीडियो, ये वाला स्पेसिफिक पॉइंट, चारों चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, इंटेंशन तो हमने पढ़ लिया, इंटेंशन के लिए चाहिए डिज़ायर प्लस कॉन्शियस माइंड।
फिर आता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट। हमने वो एग्जाम्पल पढ़ा था ना, वही वाला, कि आपने घर में आग लगाई, आपको पता है लोग ऊपर वाली फ्लोर पे सो रहे हैं, आपको ये भी पता है कि अगर आग लग गई तो लोग मर सकते हैं, आप लोगों को मारना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको ये बात पता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लोग मर जाए, बोलेंगे आपने नॉलेज के साथ आग लगाई है। ठीक है। डेथ इज नॉट इंटेंडेड बट क्लियरली नोन टू बी लाइकली रिजल्ट। लाइकली रिजल्ट मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है कि डेथ हो जाएगी, ये आपको पता है, इसकी आपके पास अवेयरनेस है, तो बोलेंगे आपके पास नॉलेज है, दिस इज नॉलेज। रेकलेसनेस, आप रिस्क ले रहे हो और आप कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है। आदमी को दिख रहा है कि ये रिस्की है, फिर भी रिस्क ले रहा है। एग्जाम्पल कौन सा? घर के अंदर आप फटाके फोड़ रहे हो, आप घर को जलाना नहीं चाहते हो, आप लोगों को मारना भी नहीं चाहते हो, बट आपको ये बात पता है कि ये जो घर में, ये हर आदमी को पता होता है कि घर में पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, फिर भी आप फोड़ रहे हो, ये रिस्की काम है, और उसके बाद आग लग जाती है, तो बोलेंगे आपने रेकलेसनेस की है। नेग्लिजेंस, आपकी इंटेंशन भी नहीं है, आपका नॉलेज भी नहीं है, बट आपने केयरफुल नहीं थे। ठीक है। आप नहीं चाहते थे घर में आग लगे, आप दूध उबाल रहे हो, आप दूध को बंद करना भूल गए, घर में आग लग गई। आप नहीं चाहते थे घर में आग लगे, आप नहीं चाहते थे कि लोग जलकर मर जाए, नॉलेज। आपको नहीं पता भी था कि आग लग जाएगी, और बट आपकी एक ड्यूटी थी कि आप ध्यान से करो, अगर आप आग के साथ कुछ भी काम करते हो तो ध्यान से करो, ये आपकी हर आदमी की ड्यूटी, कि इफ यू आर प्लेइंग विथ फायर, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट प्ले विथ फायर, बट इफ यू आर यूजिंग फायर, डू इट केयरफुली। ठीक है। बट आपने वो केयरफुली नहीं करा, नेग्लिजेंस का एग्जाम्पल। ठीक है। अब इसको यहाँ पर एक बार देख लीजिए, इंटेंशन मतलब यू वांट द हाउस फायर टू किल, आप चाहते थे कि घर में आग लगे और आग लगने से लोग मर जाए। दूसरा, आपको पता था कि लोग मर सकते हैं आग लगने से, रेकलेसनेस, आपको पता था कि आग लग सकती है, बट आप आग लगाना नहीं चाहते थे। इन दोनों केस में तो आप आग भी लगाना चाहते थे, इसमें आप आग भी लगाना चाहते थे और मानना भी चाहते थे, इसमें आप सिर्फ आग लगा रहे थे, मानना नहीं चाहते थे। इसमें आपको पता था कि आग लग सकती है, फिर भी आपने वो काम करा जिससे आग लग गई। चौथे वाले में तो आपने बस, यू आर नॉट केयरफुल, जिसकी वजह से आग लग गई। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल हम गमले वाला भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि वही फिफ्थ फ्लोर है, ठीक है, एक बड़ा सा घर है, इसमें इतने सारे फ्लोर है, यहाँ पर एक गमला रखा हुआ है, ये बिजी रोड है, बिजी रोड है यहाँ पर पूरा। आपको, आप यहाँ पर खड़े हुए हो, आपको नीचे अपना दुश्मन आते हुए दिखता है, आप ये गमले को लात मार देते हो, गमला इसके ऊपर गिर जाता है, वो मर जाता है, बोलेंगे आपने इंटेंशन के साथ डेथ कोज की है। नॉलेज, नॉलेज वाले सीन में क्या होगा कि मान लो कि नॉलेज आपने बस, अच्छा आप नीचे देख रहे हो कि यहाँ पर लोग आ रहे जा रहे हैं, फिर भी आपने ऐसे ही, आपको आवाज़ सुनना थी गमले की, ठीक है, कि नीचे गिरेगा तो कितनी आवाज़ आएगी, आपने इस गमले को लात मारी, गमला नीचे गया, एक आदमी जहाँ खड़ा था, खड़ा नहीं था, इधर से गाड़ी चला के आया बाइक पे, गमला उसके ऊपर गिर गया, वो मर गया। पहले वाले केस में आपका दुश्मन था, आपने जानबूझ के उसके ऊपर गिराया। दूसरे वाले केस में आपको दिख रहा था कि लोग इधर उधर जा रहे हैं, आपने सोचा कि नहीं लगेगी, बट आपने फिर भी रिस्क लिया, आपने फेंक दिया, और वो उसके ऊपर ही गिर गया और वो मर गया, बोलेंगे आपके ऊपर नॉलेज था कि ये मर सकता है। तीसरा वाला केस, आप क्रिकेट खेल रहे हो, यहाँ पर आपने जोर से बॉल मारी, टेनिस की बॉल थी, ये गिर गया, एक आदमी के ऊपर गिरा, वो आदमी मर गया, बोलेंगे रेकलेसनेस के साथ आपने करा है। ठीक है। चौथा, गमला रखा हुआ है, आप अंदर सो रहे हो, बहुत तेज हवा चली, गिर गया, डेथ हो गई, बोलेंगे नेग्लिजेंस से डेथ हुई है। ठीक है। पहले वाले केस में आपने गमला एक आदमी के ऊपर जानबूझ के फेंका, दूसरे वाले केस में आपने किसी के ऊपर जानबूझकर गमला नहीं फेंका, किसी को आप मारना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको पता था कि नीचे अगर मैंने गमला फेंका तो कोई मर सकता है, क्योंकि लोग इधर उधर जा रहे थे, आपको दिख रहे थे, फिर भी आपने करा, नॉलेज था आपके पास। तीसरे वाले केस में आप क्रिकेट खेल रहे थे, गमला बिल्कुल एज पे रखा हुआ है, आपने जोर से बॉल मारी, गमला नीचे गिरा, आदमी के ऊपर गिरा, आदमी मर गया, रेकलेसनेस। नेग्लिजेंस, आप अंदर सो रहे हो, पर आपने बालकनी में गमला रख रखा है, इतनी भारी चीज बालकनी में नहीं रखना चाहिए, आपकी ड्यूटी थी कि इतनी भारी चीज को आप वहां नहीं रखो, आपने ड्यूटी का ब्रीच कर दिया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। नीचे गमला गिरा, हवा से गिरा, फिर भी आपकी लाइबिलिटी होगी, आप तो अंदर सो रहे थे, आपने कुछ नहीं करा, आप चाहते भी नहीं हो, आपको पता भी नहीं था गिर जाएगा,
बट आपको ये पता था कि हेवी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। ये मतलब ये पता होना भी नहीं है, ठीक है। ये हर आदमी की ड्यूटी है कि वो गमले को एज पे ना रखे ताकि वो नीचे गिर जाए, वो लोग मर जाए। हर आदमी की ड्यूटी है ये लॉ इम्पोज करता है, कहीं लिखा हुआ नहीं बट ये है, ठीक है। अब इसको वापस से समराइज करते हैं पूरी की पूरी वीडियो को, अभी तक जो जो हमने पढ़ा। देखिए, मेंसरिया मतलब मेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम। अगर मेंसरिया नहीं होगा तो क्राइम नहीं होगा। मेंसरिया मतलब जब भी आदमी कुछ क्राइम या क्रिमिनल एक्ट करता है, एक्टस रियस करता है, उस समय उसकी क्या मेंटल स्टेट होती है, उसी को हम बोलते हैं मेंसरिया, ठीक है। 4 टाइप के मेंसरिया होते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं हम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इंटेंशन मतलब आप मारना चाह रहे हो, मार दिया। नॉलेज, आपको पता है मर सकता है, फिर भी आपने वो काम करा। रेकलेसनेस, आपने रिस्क ली, रिस्क के बाद मर गया सामने वाला। नेग्लिजेंस, आपने अपनी ड्यूटी ब्रीच कर दी, आप सतर्क नहीं थे, ठीक है। वो पोर्ट वाला एग्जांपल याद रखिएगा। पोर्ट किल्ड मैन। गमला, गमला, पोर्ट मतलब गमला, पौधे का गमला, जो भी बोलते हैं उसको पोर्ट ही बोलते हैं आई गेस, ठीक है। अब हम आते हैं डॉक्ट्रिन्स पे। गिव मी 1 सेकेंड। चलिए, अब हम आते हैं डॉक्ट्रिन्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रिया, ट्रांसफर ऑफ मेलिस। इसमें क्या हुआ, मान लीजिए ए ने बी को शूट किया, ए बी को शूट किया बंदूक से, ठीक है, शॉट विथ गन। बी नीचे बैठ गया और ये बंदूक सी को लग गई, सी डेथ। तो अब रिस्पॉन्सिबल कौन है? ए का मेंस्ट्रिया तो बी के प्रति था। देखिए, ए बी को मारना चाहता था, तो ए का मेंस्ट्रिया बी के तरफ था, बी की डेथ कॉज करना चाह रहा था वो, लेकिन डेथ सी की हो गई। बंदूक भी इसने बी के ऊपर ही चलाई थी। तो अब ए, जब इसके ऊपर केस चलेगा क्रिमिनल कोर्ट में, तो ए ये वाला डिफेंस ले सकता है ना। ये बोल सकता है कि भाई मेरा मेंस्ट्रिया तो था ही नहीं सी को मारना, मैं तो सी को मारना चाहता ही नहीं था, मैं तो सी को जानता भी नहीं हूँ, मैं तो बी को मारना चाहता था, बी तो नहीं मारा, सी मर गया, तो मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो झुक गया बी, इसलिए सी को लग गई। ये कोर्ट में बोल सकता है। बट लॉ बोलता है कि नहीं, आपका मेंस्ट्रिया इसको मारने का था, आपकी इंटेंशन इसको मारने की थी, इसको नहीं लगी बट इसको लग गई, तो हम मानेंगे कि आपकी जो मेंस्ट्रिया है ये इसके प्रति भी था। इसी को बोलते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मेलिस। मतलब लो मान लेगा कि आप सी को भी मानना चाह रहे थे। इसका मतलब अगर आप किसी और को मार रहे थे और गलती से कोई और मर गया, तो लो ये मानेगा कि जो तीसरा आदमी मरा है उसको आपने इंटेंशन के साथ मारा है, मेंस्ट्रिया के साथ मारा है, और आपको इक्वल पनिशमेंट मिलेगा, जो इसको मारने में मिलता वो इसमें भी मिलेगा। इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मेलिस, ठीक है। ए ने बी के ऊपर बंदूक चलाई, बट सी मर गया। ए इज लाइबल फॉर द मर्डर इज द इंटेंशन टू किल ट्रांसफर। इंटेंशन इसको मारने की थी, बट लो बोलता है कि जब ये नहीं मरेगा और कोई दूसरा मर गया, तो ये जो इंटेंशन थी ये ट्रांसफर हो जाएगी। इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मेलिस, ठीक है। The law does not allow an accused to escape liability mainly because the actual victim was different from the intended victim. What is material is the existence of the मेंस्रिया। अगर आपने मेंस्रिया करा है और किसी की भी डेथ हो गई, फिर वो मैटर नहीं करता कि आप जिसको मानना चाहते हैं उसकी हुई कि दूसरे की हुई। आपका मेंस्रिया था, आपने एक्टस रियस कर दिया, मतलब बंदूक चला दी, उस बंदूक चलने की वजह से किसी की डेथ हो गई, सफिशिएंट है। अब आप उसको मानना चाहते थे कि नहीं, वो रेलेवेंट नहीं है। आप किसी और को मानना चाहते थे, कोई और मर गया, फिर भी आप मर्डर के लिए लाइबल हो, ठीक है। यही बोल रहे डॉक्ट्रिन ऑफ मेलिस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर एक्टस रियस अलोन इज सफिशिएंट, वहां मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग अडल्ट्रेटेड फूड, सेक्शन 727 ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई आदमी मिलावटी खाना बेचता है, ठीक है, अडल्ट्रेटेड फूड बेच रहा है जिसमें कि केमिकल्स डले हुए हैं या जो फिट नहीं है हेल्थ के लिए, वो लायबल होगा क्रिमिनली, चाहे उसको पता हो या ना पता हो, ठीक है।
कोई अगर दूध में या कोई नकली घी बेच रहा है केमिकल से बना हुआ हो, उसको नहीं पता कि उसके अंदर केमिकल है कि नहीं, फिर भी वो लायबल होगा। यहाँ पर मेंस या मैटर नहीं करती। जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले ऑफेंस होते हैं ना, उसमें मेंस या जरूरी नहीं होता। तो एक तो अडल्ट्रेटेड फूड हो गया। सिमिलरली अगर कोई दवाएं बेच रहा है जो कि एक्सपायर्ड है और उसको पता नहीं है जो बेच रहा है कि वो एक्सपायर्ड है, फिर भी वो लाइबल होगा। अगर वो पकड़ा गया, किसी की मान लो कुछ हो गया किसी को अनएक्सपायर्ड गोलियां खा के, तो वो लाइबल होगा। जिसने भी गोलियां बेची है, मेडिकल वाला, अगर वो एक्सपायर्ड थी तो। क्यों? मेन सीरिया की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। बस जो प्रोसिक्यूशन है, जो सामने वाली पुलिस है, उनको, पुलिस और पुलिस का वकील, उनको सिर्फ इतना प्रूव करना रहेगा कि इस आदमी ने एक्सपायर्ड ड्रग बेचे हैं, एक्सपायर्ड गोलियां बेची है जिसके कारण किसी की डेथ हो गई। बस उनको इतना ही प्रूव करना पड़ेगा। इतना ये प्रूव नहीं करना पड़ेगा उनको कि भाई ये चाहता भी था या इसको नॉलेज था या इसको रेकलेसनेस से करा। कुछ भी प्रूव नहीं करना है। तो ये जो केसेस होते हैं ना, अडल्ट्रेट फूड वाला, दवा गोली वाले, इन्वायरमेंटल वायलेशन वाला, मान लीजिए कि एक फैक्ट्री वाला है, ठीक है, उसकी मशीनें खराब हो गई और अब जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो खराब हो गया रात में, और जितना भी गंदा धुआं है और पानी है वो पूरा लोकेलिटी में फैल गया, वो फैक्ट्री वाला लाइबल होगा। वो ये नहीं बोल सकता कि मैं तो सो रहा था, मेरी मशीन तो सही काम कर रही थी, रात में खराब हो गई, अब उसकी वजह से फैल गया तो मैं क्या करूं, मेरी तो कोई इंटेंशन थी नहीं, मेरा नॉलेज भी नहीं था, मुझे थोड़ी ना पता था। लॉ बोलता है कि वो इररेलेवेंट है। जो ट्रेडिशनल ऑफेंसेस होते हैं ना, जैसे कि हमने मर्डर पढ़ा, मर्डर, थेफ्ट, रॉबेरी, डकैती, रेप, इन सब जगह पर इंटेंशन देखी जाती है, मेंसरिया देखा जाता है। ठीक है। बाकी ये जो है यहाँ पर नो मेंसरिया, लो मानते ही नहीं, मेंसरिया की जरूरत ही नहीं है। बस अगर आपने अडल्ट्रेटेड फूड बेच दिया, आप गए। आपने अनसेफ दवा गोली बेच दी, आप गए। आपने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर दिया, आप गए। आपकी इंटेंशन थी कि नहीं, मैटर नहीं करती है। इसी को बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। मेयर कमीशन ऑफ एन प्रोहिबिटेड एक्ट इज सफिशिएंट फॉर लाइबिलिटी, बस यही है कीवर्ड। वाइकेरियस लाइबिलिटी, एक आदमी को हम लाइबल कर रहे हैं दूसरे आदमी के एक्ट के लिए। एक एम्प्लॉई है जो दूसरों के गुड्स को डिलीवर कर रहा है, उसी बीच उसने किसी को इंजर कर दिया, एम्प्लॉयर भी लाइबल होगा। ठीक है। मान लीजिए फ्लिपकार्ट कंपनी है, फ्लिपकार्ट कंपनी का ड्राइवर ने, डिलीवरी बॉय ने किसी को बहुत जोर से ठोक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, किल्ड मैन। बाइक चला रहा था, जोर से ठोक दिया, डेथ हो गई। तो फ्लिपकार्ट भी लायबल होगी और ये आदमी है ये भी लायबल होगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी फाइन लगेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, इसको भी, इसके ऊपर भी क्रिमिनल कार्रवाई होगी। इसी को बोलते हैं वाइकरेस लाइबिलिटी। ए पर्सन इज हेल्ड लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय अनदर। फ्लिपकार्ट को लायबल क्यों बनाया? उसके डिलीवरी मैन की वजह से, ड्यू टू स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है। कॉमनली अराइज इन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है। फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयर है और डिलीवरी बॉय एम्प्लॉय है, डिलीवरी बॉय एम्प्लॉय है। ठीक है। ये स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, इस केस में क्या हुआ था कि एक सरकारी बस के ड्राइवर ने ठोक दिया था, तो सरकार को भी पैसे देना पड़े थे। ठीक है। एक्सेप्शन टू मेंस एरिया। पहला स्टेट्यूटरी ऑफेंस। देखिए, स्टेट्यूटरी ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जो कि स्टेट्यूट से ने डिफाइन कर रखे हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है। वो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एक्साइज एक्ट, ये सब होते हैं स्टेट्यूटरी ऑफेंस। एक लॉ है, उनके अंदर लिखा है कि ये चीज़ें नहीं करना है। स्पेशल लॉ है, जैसे मोटर व्हीकल ट्रैफिक और इनसे ड्राइविंग, ट्रैफिक, अल्कोहल कंजम्पशन ड्यूरिंग ड्राइविंग, इससे डील करता है। फूड अडल्ट्रेशन वाला खाने की सेफ्टी से डील करता है कि जो सामान बिक रहा है खाने का वो अच्छा है कि नहीं। एक्साइज वाला एक्ट शराब के ट्रेड को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो अच्छा, एक्साइज में तो रिक्वायरमेंट होती है मेंस एरिया की। ये जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है और ये फूड अडल्ट्रेशन वाला एक्ट है, फूड सेफ्टी एक्ट, इसमें मेंस एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब, इसका मतलब अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो आप लायबल हो। अब चाहे आप चाहते थे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना या ना चाहते थे, वो इररेलेवेंट है। ठीक है। देखिए,
सिमिलरली आपने अगर कुछ अडल्ट्रेटेड खाना बेच दिया, आप लायबल हो। आप चाहते थे कि नहीं चाहते थे, आपको पता था कि नहीं पता था, इमटेरियल है। आपने बेच दिया, आप गए। आपने सिग्नल तोड़ दिया, आप गए। आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो, आप गए। अब आपकी इंटेंशन थी कि नहीं, वो इररेलेवेंट है, वो मैटर ही नहीं करती। क्यों नहीं मैटर करती? क्योंकि लॉ में लिखा है कि वो मैटर नहीं करती, लिखा ही नहीं है कि रिक्वायर्ड है। देखिए, अब इंटेंशन या मेंस रिया चेक करना सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है? देखिए, मेंसरिया को एक ट्रिक होती है, मेंसरिया को ट्रिक समझने की नहीं, चेक करने की। आपको जो भी डेफिनेशन दे रखी है ना ऑफेंस की, क्राइम की, उसमें इन वर्ड्स को ढूंढना है: इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस, नेग्लिजेंटली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली। अगर डेफिनेशन में ये वर्ड दिख जाए आपको, जो भी क्राइम है, जो भी ऑफेंस है, उसकी डेफिनेशन अगर आप एक्ट में ढूंढते हो, इनमें से कोई सा भी वर्ड दिख जाए, इसका मतलब कि उस ऑफेंस के लिए, उस क्राइम के लिए मेंसरिया रिक्वायर्ड है। अब हम देखते हैं एक्चुअली में जाके। देखिए, बीएनएस खोलते हैं हम। बीएनएस में ये रहा कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, ठीक है? अब हम इसमें इंटेंशन ढूंढेंगे। इस डेफिनेशन में मैंने क्या बोला, लॉ डिफाइन करता है ऑफेंस को पूरा। लॉ डिफाइन करता है कि एक्टस रियस क्या है और मेंस रिया क्या है, ठीक है? ये कल्पेबल होमोसाइड की डेफिनेशन है। इसको आप अभी मर्डर समझो। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों में डेथ होती है इंसानों की, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट ये मर्डर की डेफिनेशन है, बस ऐसा समझिए आप अभी। हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन, ये लिखा है इंटेंशन, ये है मेंसरिया। मतलब मर्डर के केस में मेंसरिया का होना बहुत जरूरी है। अगर मेंसरिया नहीं होगा तो मर्डर भी नहीं होगा। या विद द नॉलेज, देखो ये रहा मेंसरिया, ठीक है? तो ये कीवर्ड अगर आपको किसी डेफिनेशन में दिख जाए, इसका मतलब कि मेंसरिया की रिक्वायरमेंट है। चलिए, अब हम थेफ्ट में मेंसरिया ढूंढेंगे। थेफ्ट की डेफिनेशन में मेंसरिया ढूंढेंगे। थेफ्ट कौन सा सेक्शन है? 303 आई गेस। वेट, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. आप किसी का सामान उठाकर ले गए बिना परमिशन के, आपको पता नहीं था कि वो सामने वाले का सामान है, आपको लगा आपका खुद का सामान है, यह थेफ्ट नहीं है। लेकिन आप अगर डिसऑनेस्टली किसी का सामान बिना परमिशन के उठा के ले गए, तो बोलेंगे थेफ्ट है। ये है मेंसरिया। ये डिसऑनेस्टली डिसाइड करता है। डिसऑनेस्टली मतलब आपको पता है कि सामने वाले का सामान है, फिर भी बिना परमिशन के आप उठा के ले गए। क्यों ले गए? हो सकता है आपको वो सामान अच्छा लगा, हो सकता है आप उसको बेच के पैसे कमा लो। बेसिकली डिसऑनेस्टली आप ले गए। तो थेफ्ट में मेंसरिया है डिसऑनेस्टली। ये वर्ड से दिखेगा, ठीक है? ऐसा एक आध और देख लेते हैं। एक्सटॉर्शन, वापस देखिए, ये डिसऑनेस्टली आया। डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस दैट पर्सन टू डिलीवर, ठीक है? एक्सटॉर्शन में आप क्या करते हो? किसी को डरा धमका के उससे प्रॉपर्टी ले लेते हो। तो डिसऑनेस्टली आप कर रहे हो ये सब, तो इसलिए एक्सटॉर्शन में भी मेंस रिया का रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ ऑफेंसेस जहाँ पर मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि ये वाला। अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर आप कोई भी अडल्ट्रेटेड खाना बेच रहे हो, तो आप लायबल हो। द सेलर शैल बी लायबल अंडर दिस एक्ट फॉर एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच इज सोल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डेट, ठीक है? अगर किसी सेलर ने कोई भी एक्सपायर्ड खाना बेचा, खाने का सामान बेचा, ही विल बी लायबल। यहाँ कहीं पर भी लिखा नहीं है कि इंटेंशन के साथ बेचना चाहिए, नॉलेज के साथ बेचना चाहिए, डिसऑनेस्टली बेचना चाहिए, नहीं। आपने अगर बेच दिया वही सफिशिएंट है। तो आपको लॉ को पढ़ना आना चाहिए, वो आप सीख जाओगे धीरे धीरे, ठीक है? डेफिनेशन में देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, इंटेंशन, नॉलेज, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है? तो ये सेक्शन 27 है ये वाले एक्ट का।
ऐसे मोटर व्हीकल एक्ट देख लेते हैं, उसमें भी कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मोटर व्हीकल एक्ट में देखिए, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 मोटर व्हीकल एक्ट के बोलते हैं कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और अगर लाइसेंस नहीं होगा तो 181 में आप लाइबल हो गए, 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है आपके ऊपर। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं, कहाँ लिखा है देख लेते हैं एक बार। हम्म, देखिए, नो पर्सन शैल ड्राइव ए मोटर व्हीकल इन ए पब्लिक प्लेस अनलेस ही होल्ड एन इफेक्टिव लाइसेंस इशूड टू हिम टू ड्राइव द व्हीकल। कोई भी बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाएगा पब्लिक प्लेस में, सेक्शन 3 मोटर व्हीकल एक्ट का बोल रहा है ये। ठीक है, और अगर उसने चलाई तो 181 सेक्शन में उसको पनिशमेंट मिलेगा, 5K की फाइन या 3 महीने की सजा। ठीक है, अप टू, अभी ये भी देख लेते हैं हम। तो आप यहाँ पर ध्यान से वापस से पढ़िए, नो पर्सन शाल ड्राइव ए मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस अनलेस ही होल्ड्स एन इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस इशूड टू हिम अथोराइजिंग हिम टू ड्राइव द व्हीकल। यहाँ पर इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर मेंस रे की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, यही मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मेंस रे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो आप कैसे समझोगे, आप वो सेक्शन को ध्यान से पढ़ लो, उसके ऑब्जेक्ट को पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। ठीक है, दूसरे पब्लिक नुआंस, न्यूसेंस और सोशल वेलफेयर ऑफेंसेस। देखिए, कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे तो क्राइम इन जनरल पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करते ही है, बट कुछ ऑफेंस होते हैं जिससे एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट। जी, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी फैक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है। ये आपकी फैक्ट्री है, ये पूरा लोकेलिटी है, यहाँ पर बहुत सारे घर है। अब इससे जो धुआं आ रहा है, जो पानी निकल के आ रहा है गंदा, जो लोकेलिटी में जा रहा है, बहुत सारे लोग अफेक्ट करते हैं। तो जो इस टाइप के ऑफेंस होते हैं ना, इनको बोलते हैं सोशल वेलफेयर ऑफेंस। ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाले होते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को समस्या हो सकती है, डिसीजेज हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं। अभी इंदौर में एक कांड हुआ था, भागीरथपुरा, तो वहाँ पर जो म्यूनिसिपालिटी की लाइन थी, उसका पानी जो सीवेज का पानी होता है वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो गया था, और उसके बाद इन लोगों ने जब पिया उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे जो ऑफेंस होते हैं इनको बोलते हैं सोशल वेलफेयर वाले ऑफेंसेस। तो यहाँ पर मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि क्या जिसकी गलती की वजह से ये ऑफेंस हुआ उसकी इंटेंशन थी, उसका नॉलेज था, नहीं। अगर एक बार हो गया तो लाइबल हो जाओगे। वो बात अलग है कि यहाँ पर इंदौर में तो अभी तक किसी को भी लाइबिलिटी नहीं किया गया, किसी को भी लाइबल नहीं किया गया है, वो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, वो छोड़िए आप। लेकिन लाइबिलिटी होती है अगर ऐसा कुछ भी ऑफेंस हुआ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाला, तो अगर हो गया तो बात खत्म, आपकी इंटेंशन नॉलेज मैटर नहीं करती। फूड अडल्ट्रेशन वाला भी, इन सभी को वही बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस, ट्रैफिक वायलेशन वाला। ठीक है, MC मेहता केस है, इसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करा था। इसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी में कोई डेंजरस सब्सटेंस रखा और वो अगर छूट गया, आपकी प्रॉपर्टी से निकल गया और दूसरों को डैमेज कर रहा है, दूसरों की डेथ कॉज कर रहा है, दूसरों को इंजरी कॉज कर रहा है, आप उसके लिए लाइबल हो। चाहे वो आपकी गलती की वजह से हुआ हो कि किसी और की गलती की वजह से हुआ, इममटेरियल कोई डिफेंस ले ही नहीं सकते। अगर आप, वही, मान लो आप अपनी फैक्ट्री में बहुत खतरनाक केमिकल रख रखे हो, वो रात में एक खेत में चले गए दूसरों के, यहाँ पास में खेत था, उसकी सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दी, आप लायबल हो। अब चाहे आपकी गलती हो ना हो, आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि नहीं मेरी तो गलती नहीं थी, रात में ये हुआ, कोई तीसरे आदमी ने कर दिया। इररेलेवेंट, आपकी लाइबिलिटी तो है ही है। इसी को बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, नहीं, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई डिफेंस नहीं मिलता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में भी मेंस रे प्रूव नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ डिफेंस अलाउ कर देते हैं वो।
ऐसे ये टॉर्ट का टॉपिक है, बट आपको बस इतना ही समझना है कि अगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस है तो कोई डिफेंस, थोड़े बहुत डिफेंस ले सकते हो, पर मेंस एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिमिलर वाइकेरियस लाइबिलिटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, यही एक्सेप्शन है चारों, ठीक है। वाइकेरियस लाइबिलिटी वही कि फ्लिपकार्ट वाला भी लाइबल होगा अगर फ्लिपकार्ट के ड्राइवर ने गाड़ी किसी को ठोकी और उसकी डेथ हो गई, फ्लिपकार्ट कंपनी लाइबल होगी बेसिकली कंपनसेशन कंपनसेशन देने के लिए, ठीक है। केस लो आर वर्सेस प्रिंस, इसमें क्या होता है कि एक आदमी एक लड़की को भगा कर ले जाता है जिसकी एज 18 से कम रहती है, लेकिन उसको लगता है कि वो 18 से ऊपर है, वो दिखती भी थी, लेकिन फिर भी उसको लाइबल ठहराया गया। क्यों? यहाँ पर तो उसका मेंस एरिया नहीं था, बट स्टिल लाइबल। ये एक्सेप्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स आर नीड टू बी प्रोटेक्टेड, और वो जो ऑफेंस होता है किडनैपिंग का, उसमें मेंस एरिया रिक्वायर्ड नहीं होता। आप अगर उठा के ले गए 18 साल की लड़की को बिना परमिशन के, यू आर लाइबल। चाहे आप अच्छे उससे ले जाओ उद्देश्य से, बुरे उद्देश्य से ले जाओ, यू आर लाइबल, ठीक है। सिमिलरली ये वाला केस लाइसेंस वाला है, पढ़ चुके हैं हम ये पहले भी, ये वाले केसेस पहली वीडियो में भी, कि लाइसेंस, इसने, इसके पास लाइसेंस नहीं था, इसने फिर भी कुछ सामान रख रखा था, बट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा था, इसको लगा कि इसके पास लाइसेंस है, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, इसकी तो कोई इंटेंशन नहीं थी, इसको एक्विट कर दिया था, इसको छोड़ दिया था कोर्ट ने, ठीक है। कंक्लूजन, मेंस एरिया बैकबोन है क्रिमिनल लॉ की, इंश्योर करता है कि पनिशमेंट प्रॉपरली मिले, सिर्फ उसी को मिले जो डिज़ायर करता था वो क्राइम को, ठीक है। बाकी इसके कुछ एक्सेप्शन है जो हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्टेट्यूटरी ऑफेंस, जहाँ पर मेंस एरिया रिक्वायर्ड नहीं होता। चलिए एक बार वापस से पूरी वीडियो को समराइज कर देते हैं। देखिए, क्राइम तभी कंप्लीट होता है जब दो चीज़ें मिलती है, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस मतलब क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल एक्ट मतलब किसी के ऊपर बंदूक चलाना और उसकी वजह से उसकी डेथ होना, दोनों एक्ट सीरियस है। मेन सीरिया मतलब जब आप बंदूक चला रहे थे तब आप एक्चुअली चाहते थे कि सामने वाला मर जाए। मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन व्हेन ही वाज शूटिंग इज मेन सीरिया, ठीक है। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, तो ही होता है। दिस इज अ जनरल रूल, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। उसके बाद मेन सीरिया तीन तीन टाइप के होते हैं। एक इंटेंशन, आप चाहते हो सामने वाले को मारना, सामने वाला मर जाए। दूसरा नॉलेज, आपको पता है कि सामने वाला मर सकता है, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि मरे, बट फिर भी वो मर गया, आप लायबल हो, क्योंकि आपको नॉलेज था, रेकलेसनेस। कुछ रिस्क थी, आपको पता है रिस्क है, फिर भी आपने रिस्क ली। नेग्लिजेंस, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको रीजनेबल केयर लेना थी, आपने ली नहीं। एग्जाम्पल वो वाले पूरे याद रखिएगा, एक गमले वाला और एक घर में आग लगने वाले, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ मेलिस, आप किसी को मार रहे थे, तीसरा आदमी मर गया, माना जाएगा कि आप नहीं मारा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, यहाँ पर मेन सीरिया की रिक्वायरमेंट नहीं। आपने अगर एक्टर सीरियस ही कर दिया, आपने पोल्यूशन कर दिया, सफिशिएंट है। आपने मिलावट वाला खाना बेच दिया, सफिशिएंट है। आपकी मेंटल स्टेट क्या थी उस टाइम पे, वो रिलेवेंट नहीं है, मैटर नहीं करेगी इतनी। वाइकेरियस लाइबिलिटी, एक आदमी दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल किया जा रहा है। एक्सेप्शन वही स्टेट्यूटरी ऑफेंस, सोशल वेलफेयर स्कीम वाले, नहीं, सोशल वेलफेयर वाले ऑफेंस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वाइग्रेस लाइबिलिटी, आर वर्सेस प्रिंस, और ये नाथूलाल केस। केसेस तो बहुत सारे आपने डिस्कस करे, इनमें से आप कोई से भी डाल देना। विद दैट दिस वीडियो इज कंप्लीट। देखिए मेंस एरिया में ये वीडियो के बाद आपका हर आंसर बन जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। चलिए मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, बट ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप वापस से एक बार और देख सकते हैं, वो चीज़ों को घुमा के सब कुछ प्रिसाइजली बताया गया है। बाकी नोट्स कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।